ये उन कम शहरों में है जहाँ पुलवामा के नाम से, बालाकोट के नाम से मीटिंग हो पा रही है। वरना भी दिल्ली में जब उन्होंने 1 अगस्त को किया था तो दिल्ली के साथी बोले कि पुलवामा नाम से मत करो, दिल्ली में कार्यक्रम भी नहीं हो पाएगा। ये तो हालत हमारे देश में। इसलिए सभी कोल्हापुर के साथियों को नमस्कार और सलाम कि ये कार्यक्रम हो रहा है और जोरदार हो रहा है। और ये शाहू महाराज का शहर है तो ये होना ही था, और यहाँ के दोस्तों ने कहा था कि ये कार्यक्रम होगा और हॉल भरा हुआ होगा और उनकी बात सिद्ध होगी। तो साथियों, पुलवामा का मुद्दा क्यों? 2019 को एक बहुत भयंकर घटना हुई थी 14 फरवरी को, जब 14 हमारे जवान शहीद हो चुके थे और आज तक उनकी इंक्वायरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया इंक्वायरी नहीं होगी, सरकार ने मना किया कि कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो क्यों इंक्वायरी नहीं हो रही है? एक तो ये सवाल पहले हमारे साथी ने बोल दिया। दूसरी बात साथियों की और एक मुद्दा आ रहा है कि 2024 के चुनाव वापस कुछ होने वाला है। मैं इनमें बता दूंगा कि मेरा अनुमान क्या हो सकता है, मगर उसके पहले बहुत जरूरी है कि 2019 में जो हुआ पुलवामा और बालाकोट, वो सवाल और वो तथ्य देश के सामने आए, जनता के सामने आए। जो जन आंदोलन के साथी है वो उसकी जिम्मेदारी ले। ये काम राजनीतिक दल उस सड़क पे करने के लिए तैयार है नहीं, इसलिए जन आंदोलन को ही वो जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना होगा। बात ऐसी हुई थी कि 14 फरवरी को जब ये ब्लास्ट हुआ तो हम कुछ साथी अम्बेडकर नगर, रमाबाई अम्बेडकर नगर में थे और तब हमने कंडोलेंस दिया था। और उसके बाद एक सीआरपीएफ का जवान ही वहाँ था जिसने जम्मू कश्मीर काम किया था। तो मैंने उसको पूछा, भाई हो क्या गया है? दुनिया का सबसे हाईली मिलिटराइज्ड इलाका जम्मू कश्मीर है। 7 से 5 लाख आर्मी और पैलेटरी मिलिट्री की प्रेजेंस है। इतना तो अमेरिका का ना अफगानिस्तान में था ना इराक में था। जो भी यहाँ कश्मीर गए होंगे, जम्मू कश्मीर, आप जानते होंगे कितना पहरा है सड़कों पे, एक जगह पे। तो इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? तो मैंने कहा कि ये जो 78 लॉरीज निकली थी, गाड़ियां निकली थी, वो कैसे हुआ है हादसा? तो उन्होंने मुझे कुछ बातें समझाई और उसने कहा था कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। ओके, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तरफ मैं बाद में आऊंगा, मगर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पहले आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, जो जनरल हुडा है, जनरल हुडा, और उनका एक स्टेटमेंट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था कि द बॉम्ब्स में हैव बीन कम फ्रॉम विदिन। ये जो बम थे वो शायद बॉर्डर के पार से नहीं आए होंगे, वो शायद अंदर से आए होंगे। उनका स्टेटमेंट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। मैंने जनरल हुडा को फोन किया था, बोला मैंने बोला था ये देश में किसी अखबार ने नहीं छपा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जरूर छपा था। दूसरी बात कि संजीव सूद जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, संजीव सूद वो है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, रिटायर्ड है, और उसने लगातार वायर में कुछ सवाल खड़े किए, उनके 6-7 आर्टिकल उसमें आए। तो संजीव सूद है, मेजर जनरल विश्व दयाल है, ये सब साथी जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है सतपाल मलिक जी, और आज वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे, क्योंकि सतपाल मलिक ने जो सवाल खड़े किए हैं और जो तथ्य सामने रखे हैं, वो उसने असली में ये वापस ये सवाल देश के सामने वो लाए। तो सतपाल मलिक ने क्या क्या कहा? क्योंकि सतपाल मलिक ने जो सवाल खड़े किए हैं वो 2024 के चुनाव के लिए एक निर्णायक मोड़ है। वो 2024 के लिए एक निर्णायक मोड़ है। शर्त इतनी है कि क्या हम सतपाल मलिक ने जो बात कही है वो आंदोलन बनाने के लिए तैयार है क्या? तो मैं सतपाल मलिक जी के भी साथ करीब से काम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पुलवामा पे जो आर्टिकल लिखा था ये तो 2019 मार्च में लिखा था जब ये ब्लास्ट हुआ था। एक ही पत्रकार परिषद और एक ही पब्लिक मीटिंग हुई थी जो बॉम्बे में हम लोगों ने की थी, उसके अलावा और कोई करने के लिए तैयार नहीं था। सब आपस में बोल रहे थे कि भाई हम समझ रहे क्या हुआ है, इलेक्शन का क्या परिणाम है, मगर पब्लिकली बहुत कम लोग थे जो उस पर बोलने के लिए तैयार थे। तो सतपाल मलिक ने क्या बात बोली? नंबर 1,
जब वो गवर्नर जब थे तो ब्लास्ट हुआ, 3:10 पे ब्लास्ट हुआ। मीडिया उसके बाद आती है तो सतपाल मलिक बोले गलती हो गई, हमारी गलती थी और ये लोग हमारे मारे गए। उसके सतपाल मलिक का बोलना है कि 1 घंटे के बाद उनको मोदी जी का फोन आया कि तुम चुप बैठो, बराबर, तुम चुप बैठो, आगे कुछ बोलो मत। और उसके बाद अजीत डोभाल का फोन आया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तुम चुप बैठो, आगे कुछ बोलो मत। उन्होंने भी वही बात बोली, ये कुछ और दिशा में मामला जाने वाला है, तुम चुप बैठो। तो सतपाल मलिक उसके बाद चुप बैठ गए। दूसरी बात जो सतपाल मलिक ने जो बोली कि 10 से 12 दिन पहले ही गाड़ी घूम रही थी बम लेकर। तो जब मैं सतपाल मलिक जी को मिला तो मैंने बोला आप 2 बातें बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं कि गलती हो गई, मतलब इंटेलिजेंस फेलियर रहा, हमको पता नहीं था इसलिए सब हो गया, ये बहुत बड़ा फेलियर हुआ। और आगे आप बोल रहे कि 10-12 दिन पहले गाड़ी लेकर ये लोग बम लेकर घूम रहे थे, ये दोनों बात कैसे हो सकती। तो उन्होंने कहा कि उनको एक अनुमान हो गया था, जो माहौल था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और एक गाड़ी आ चुकी है, बम लेकर आ चुकी है। ये बहुत खतरनाक बात है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जो नई बात थी कि अगर सीआरपीएफ ने मुझे बोला होता तो मैं उनको एयरलिफ्ट दे देता, मतलब क्योंकि वो बोले इतना आसान था कि जब जम्मू या श्रीनगर में स्टूडेंट्स फंस जाते थे स्नो के कारण या हैवी बरसात के कारण, तो वो उनको एग्जाम के टाइम में खास करके उनको एयरलिफ्ट देते थे। मतलब एयरलिफ्ट देना कोई बड़ी बात थी नहीं। सतपाल मलिक बोले सीआरपीएफ मुझे बोलता मैं करवा देता। तो ये सब नई बातें सामने आ गई, क्योंकि मोदी जी कहाँ थे उस दिन, किसी को याद है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे। और हमको नैरेटिव जो दिया गया कि वो कांटेक्ट में नहीं थे, बराबर, मगर ये असंभव है साथियों। 2 कारण से, एक तो भी पता चला है कि 1 घंटे के बाद मोदी जी का फोन जाता है सतपाल मलिक को, एक ढाबे से वो फोन करते हैं। और दूसरी जो बात है, देश के प्रधानमंत्री के पास एक सैटेलाइट फोन होना चाहिए, बराबर कि नहीं? जो सेल्फी लेते हैं वो हमारे जैसे फोन से लेते हैं, मगर जो बाकी की बात होती है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर किधर भी दुनिया में, उनके पास सैटेलाइट फोन होता है। चाहे वो राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर थे, या अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, या जो निपेंद्र मिश्रा जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ये तीनों की जिम्मेदारी थी मोदी जी को फोन करने की। क्या उन्होंने फोन किया कि नहीं, ये सवाल है। मगर इतना तो भी पता चल गया कि मोदी जी ने जरूर फोन किया था सतपाल मलिक को। इतनी बड़ी बात सतपाल मलिक ने बोली, एक भी मीडिया चैनल या अखबार उनके घर पे गया नहीं। लाइन लग जानी थी। और कोई देश में अगर ऐसी कोई बात आती कि देश का गवर्नर बोल रहा कि ये प्राइम मिनिस्टर का मुझे फोन आया था, जब पूरा देश को कुछ और पहले बताया गया था, तो लाइन लग जाती। 100-150 चैनल उसके घर के बाहर होते, अखबारों की लाइन लग जाती, मगर एक भी चैनल न्यूज़पेपर उनका इंटरव्यू करने के लिए तैयार नहीं। मगर ये जनता ने उठा लिया है, सोशल मीडिया ने उठा लिया। ये सवाल अभी आगे बढ़ते जा रहा है। तो पॉइंट इसके सतपाल मलिक जी के साथ फिर ये तय हुआ कि इसको जन आंदोलन बनाते हैं। दिल्ली में हम लोग ने एक ऑल पार्टी मीटिंग की थी 1 तारीख को, जहां आर्मी के लोग थे, मेजर जनरल विशंबर दयाल रिटायर्ड, हमारे संजीव सूद जी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बहुत ऑनेस्ट आदमी है, बहुत अच्छा लिखते हैं, सुदेश गोयल एक और आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, वॉर विडोज का काम करती है, OROP मूवमेंट, किसान मूवमेंट, सब में वो उससे एक अहम भूमिका निभाई है हमारी महिला साथी ने। प्रशांत भूषण थे। और उसके बाद पूरी एक पैनल थी ऑल पार्टी की। हम लोगों ने 16 राजनीतिक दलों से बात की थी, उसमें से काफ़ी आगे थे। दिग्विजय सिंह थे, कुमार केतकर जी थे हमारे महाराष्ट्र के, BSP, CPI, CPM, ये सब पार्टी के लोग आए थे। और एक बहुत सक्सेसफुल कन्वेंशन हुआ था। और उसमें से एक प्रस्ताव पारित हुआ है। वो प्रस्ताव हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाले क्या जभी, वो प्रस्ताव आपको दिया जाएगा। अभी लेक्चर की तरफ आते हैं। बात ऐसी है कि जस्ट स्क्रॉल जमीन, हेलो, जस्ट स्क्रॉल डाउन, गो डाउन, यस, जस्ट यहाँ रुकिए। जो 2023 की अभी की परिस्थिति है, यही 2018 की परिस्थिति है।